अश्विनी शर्मा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पंजाब, केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी माननीय श्री सोम प्रकाश जी, कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर, माननीय श्री भाई साहब आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूटेड तो है, देखते हैं, शायद कभी कभी एक आध मिनट लगता है आवाज पहुंचने में। बता देना जब भी पहुंचे आवाज। अभी भी नहीं आई, अभी तो टेस्ट हुआ था, बिल्कुल ठीक आवाज आ रही थी। अभी हाँ बिल्कुल ठीक है भाई साहब। ओके। माननीय श्री अश्विनी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंजाब, मेरे वरिष्ठ सहयोगी केंद्र सरकार में मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अभी अभी नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री माननीय श्री तरुण चुग जी, श्री सुभाष शर्मा जी, सभी हमारे पंजाब इकाई के सम्मान्य पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, साधारणतः 25 सितंबर को हमने माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म तिथि पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया था, लेकिन जैसा आप लोग जानते हैं दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हमें उसको पोस्टपोन करना पड़ा। मेरे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रेलवेज के माननीय श्री सुरेश अंगड़ी जी का सडनली कोविड के कारण तबीयत खराब हुई और देखते ही देखते उन्होंने अपने प्राण खो दिए। मैं सबसे पहले तो माननीय सुरेश अंगड़ी जी की याद में कहना चाहूंगा कि मैंने ही सिर्फ एक सहयोगी नहीं खोया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही कर्मठ सिपाही, बहुत ही कर्तृत्ववान व्यक्तित्व और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाले एक अच्छे कार्यकर्ता को हमने खोया है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम सबको और प्रेरणा दे कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दिखाए हुए मार्ग पर और दृढ़ संकल्प से अपना काम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस दिन 25 सितंबर को जब हम सबको मार्गदर्शन दे रहे थे, उस समय उन्होंने एक बात रखी कि शायद आज के कार्यकर्ताओं में हम बहुत कम लोग हैं जिनको मौका मिला पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के साथ किसी भी प्रकार के संपर्क का। मैं उनमें से एक हूं, जो मेरी आयु कम है वैसे, लेकिन मुझे उनके गोद में खेलने का मौका मिला। मैं बहुत ही छोटा था जब पंडित जी हमारे घर पे मुंबई में रहा करते थे, जब भी वो मुंबई आते थे। और मुझे तो याददाश्त नहीं है, लेकिन जैसा मेरी माँ बताया करती थी, मुझे ये सौभाग्य था कि पंडित जी जब थोड़ा सा लाइटर मूड में होते थे तो मुझे गोद में लेके सहलाते थे, प्यार करते थे। वो मुंबई से ही निकले थे उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार की तरफ जाने के लिए। जब ट्रेन में
उनकी मृत्यु हुई, उनका बहुत ही बेदर्दी से हत्या की गई। मैं तो बहुत छोटा था तो इतना याद नहीं है, पर मेरी माँ कई बार कहा करती थी कि नानाजी देशमुख उस समय हमारे घर पे रुके हुए थे जब पंडित जी की हत्या हुई, और सन्नाटा सा छह गया। और उस परिस्थिति में मां कहती थी कि मैं बड़ा विचलित हो गया था कि हुआ क्या है, और बार बार कह रहा था चाचा जी कहाँ है, उनको लेके आओ, कहाँ है, तो क्या हो गया है। इतना थोड़ी बहुत स्मरणीय है, लेकिन वो भी अपने आप में जब हम उनकी जीविका देखते हैं, जब उनके पूरे योगदान को पहचानते हैं जो उन्होंने भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की यात्रा में हम सबको प्रेरणा दी है, हम सबको जो मार्ग दिखाया है, जितना ज्यादा उनके चरित्र, उनके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, तब लगता है कि थोड़ा सा भी जो उनके साथ संपर्क का सौभाग्य मुझे मिला, मैं समझता हूं मैं धन्य हूं, और अपने आप में मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और ज्यादा काम करूं, और ज्यादा सेवा कर पाऊं, उनके दिखाए हुए रास्ते पे कुछ और कदम आगे बढ़ पाऊं। पंडित जी की जो सोच थी, जो उनके विचार थे, वो असीमित थे। बहुत ही दूरदृष्टि थी उनकी सोच में, विचार से विचारक थे, और उनके विचार और उनको अलग नहीं किया जा सकता। उनकी जो सोच थी वो सदैव गरीबों के बारे में, जो समाज में शोषित, वंचित, पीड़ित गरीब समाज है, जिनके साथ वर्षों वर्षों तक अत्याचार हुआ, जिनको सालों सालों तक न्याय नहीं मिला, उन सब के बारे में चिंता करना और एक नई विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया। इस समाज, इस वर्ग की चिंता करते हुए, जिसको उन्होंने एकात्म मानववाद का नाम दिया, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म। वास्तव में अगर पंडित जी की व्यक्तित्व को देखें तो राष्ट्रवाद से भरे हुआ व्यक्तित्व है, नैतिकता की प्रतिमा है, और मूल्य सिद्धांतों के लिए अपने जीवन निछावर कर देने वाला एक ऐसा नेता भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा सौभाग्य है कि ऐसे विचार छोड़ के गए हैं जो हम सबको अपने दिनों दिन काम में प्रेरणा देते हैं, हम सबको सही दिशा दिखाते हैं। जब भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ, शुरुआत हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनके सहायक के रूप में भेजा गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है जिसको मैं आपके समक्ष दोहराना चाहूंगा। यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। यह वाक्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ के निर्माण के समय कहा था। उन्होंने कांग्रेस में, और ये संजोग की बात है कि वो वाणिज्य मंत्री थे, उद्योग मंत्री थे, भारत की पहली आजादी के बाद पहली सरकार में पंडित नेहरू के उद्योग मंत्री के रूप में काम करते थे। उन्होंने अपने पद को ठुकराया, भारतीय जनसंघ का निर्माण किया, राष्ट्रवाद के हितों की रक्षा के लिए
भारतीय जनसंघ का निर्माण हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब एक शुरुआती टीम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ लग गई देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में, राष्ट्र को एक बनाने के लिए अपना काम करने लग गई। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्हें एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं हो सकते हैं, इस विचार को आगे बढ़ाया, कश्मीर में प्रवेश किया बिना परमिट के, अपने जीवन का बलिदान दिया। पंडित जी भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। पंडित जी ने जो वैकल्पिक विचार विश्व के सामने रखा, वो बहुत अध्ययन करने के बाद रखा था। उन्होंने एक तरफ पूंजीवाद को देखा, कैपिटलिज्म का मार्ग उनके ध्यान में आया कि देश की समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता है, उसमें कुछ ही लोग पूंजीपति बनेंगे, सामान्य व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरेगा नहीं। दूसरी ओर मार्क्स की फिलॉसफी, कम्युनिस्ट फिलॉसफी को जब उन्होंने पढ़ा, तब उनके ध्यान में आया कि ये भी कोई रास्ता भारतीय सोच और भारत के निर्माण में, कोई भारत को करोड़ों लोगों के जीवन में उद्धार नहीं कर सकता, जीवन सुधार नहीं कर सकता। भारत को अपना ही मॉडल ऑफ डेवलप करने की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। उनको ध्यान में आया कि करोड़ों लोग जो मुख्य धारा में नहीं है, जो विकास से वंचित हैं, जिनके साथ सदियों तक शोषण हुआ है, देश के गरीब, देश के किसान, देश के दलित, इन सभी को अगर एक अच्छे भविष्य की तरफ हमें लेके जाना है, तो देश के जो संसाधन है, और सीमित संसाधन थे हमारे देश में, इन सीमित संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अगर किसी का है, तो वो समाज में जो अंतिम छोर पे खड़ा है, गरीब से गरीब व्यक्ति, उसका अधिकार देश के संसाधनों पे सबसे पहला है। और उस विचारधारा को लेके उन्होंने भारतीय जनसंघ को एक नए दिशा में आगे बढ़ाया, एक नए सोच के साथ तेज गति से देश भर में भारतीय जनसंघ का विस्तार किया। अंत्योदय की उनकी कल्पना, गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में सुधार लाने की उनकी चाहत, उनका संकल्प आज भी भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है, दिशा दिखाता है। एकात्म मानववाद की अगर बात करें, तो पंडित जी ने सही समझा कि मनुष्य सिर्फ पैसे का लालची नहीं है। मनुष्य के जीवन में अलग अलग पहलू हैं। अगर मनुष्य सिर्फ पैसे की होड़ में, सुख सुविधाओं की होड़ में पड़ जाए, तो कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन कुछ जरूरतें आवश्यक होती है हर मनुष्य के लिए। कोई पैसा या सुख सुविधाएं खराब नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन दैट कैनॉट बी दी ओनली पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का एकमात्र सिर्फ सुख सुविधा और पैसा ही जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको हर प्रकार से हमें संवारना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। सामाजिक दृष्टिकोण, मानसिक संतुलन,
जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जो फिजिकल नीड्स हैं, जो सुख संपत्ति के लिए पैसा चाहिए, उसका भी अपना स्थान है। शारीरिक तंदुरुस्त रहना वो भी आवश्यक है। मानसिक तनाव ना हो वो भी आवश्यक है। पारिवारिक जीवन जिसमें एक फैमिली ट्रेडिशंस, फैमिली वैल्यू सिस्टम्स सम्मिलित हो वो भी बहुत जरूरी है। एक 360 डिग्री होलिस्टिक व्यक्तित्व की विकास की चिंता करना, यही भारत को दूसरे देशों से अलग बनाता है, यही भारत की पहचान है और यही भारत को लंबे अरसे के लिए एक विकसित राष्ट्र और साथ ही साथ एक सामाजिक समरसता वाला देश बना सकता है। और मैं समझता हूं एकात्म मानववाद का सही अगर किसी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, अंत्योदय को सही माने में देश के कोने कोने में बसे हमारे गरीब, हमारे किसान भाई बहन, हमारे वंचित शोषित पीड़ित परिवार, हमारे दलित भाई बहन, इन सबके जीवन में अगर किसी ने अंत्योदय की सही स्पिरिट को उसके सही माने में काम करके अगर किसी ने दिखाया है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने 6 वर्ष के कार्यकाल में दिन और रात एक करके समाज के हर वर्ग की चिंता करते हुए, समाज में हर व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने की चिंता करते हुए एक 6 वर्ष पूरी तरीके से देश में विकास हो, देश के हर व्यक्ति का विकास हो, इस काम को कर दिखाए। मुझे याद है पहले जब देश में रिफॉर्म की बात होती थी, परिवर्तन की बात होती थी, 1991 में भी बहुत सारे परिवर्तन और रिफॉर्म के मेजर्स किए गए। तब हर बार ये चर्चा होती थी कि भाई विकास होगा, ग्रोथ होगी तो अपने आप उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट में देश में हर व्यक्ति का जीवन सुधरेगा। दुर्भाग्य से जब हम गहराई से देखते हैं गत कई वर्षों की विकास यात्रा को भी, 2014 तक देश में विकास के साथ साथ भेदभाव भी बढ़ा। पूंजीपति बड़ा होते गया और गरीब के जीवन में परिवर्तन नहीं आया, गरीब के जीवन में सुधार नहीं आया, किसान के जीवन में सुधार नहीं आया, दलितों के जीवन में सामाजिक समरसता नहीं देखने को मिली। भेदभाव बढ़ता गया, समाज में व्यक्तियों के बीच भी दूरियां बढ़ती गई। आप याद करिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे, देश की कमान संभाली, पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं के संकल्प और कठोर परिश्रम से बनी, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी? देश में लगभग 3 में से 2 महिलाओं को शौचालय तक की सुविधा नहीं थी, करोड़ों परिवारों को घर नहीं था, ऐसे करोड़ों बच्चे थे जिन्होंने जीवन में बिजली नहीं देखी थी। देश में 50% से अधिक घरों में पुराना जमाने का चूल्हा चलता था, जो प्रदूषण से लोगों को, परिवारों को, महिलाओं को, बहनों को, बच्चों को स्वस्थ नहीं रहने देता था। अधिकांश लोगों को स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं मिलती थी, किसानों को अपने उत्पादन का सही दाम नहीं मिलता था।
आजादी के 67 साल बाद भी देश की परिस्थिति बड़ी चिंताजनक थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो दिखाया हुआ रास्ता था, उसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक संकल्प के रूप में अपनी सरकार का सिद्धांत, अपनी सरकार का मूल्य आधार बनाया। और देखते ही देखते गत 6 वर्षों में अगर कोई रिपोर्ट कार्ड निकाले इस सरकार का और देखे किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने समाज के हर वर्ग की चिंता की, कैसे गरीबों के जीवन में बदलाव लाया गया, क्या किया किसानों के लिए, क्या किया मजदूरों के लिए, क्या किया खुदरा व्यापार के लिए, क्या किया बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए, कैसे कुकिंग गैस को घर घर तक पहुंचाया, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं देश भर में हर एक को मौजूद कराई गई, तब ध्यान आता है कि अंत्योदय की कल्पना में कितनी ताकत थी। आखिर 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में कुकिंग गैस का कनेक्शन देना, ये कभी किसने सोचा था संभव होगा? कहां देश में 12 करोड़ कुकिंग गैस कनेक्शन हुआ करते थे 2014 तक, आज वो बढ़ के लगभग 25 करोड़ हो गए। साधारणतः आज हर घर तक कुकिंग गैस पहुंच चुकी है। जो करोड़ों घरों में बिजली की सुविधा नहीं थी, हजारों गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी, आज देश के कोने कोने तक बिजली पहुंच गई है। देश में इतनी बिजली है कि हम हर एक घर में, हर एक किसान को, हर उद्योग को 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। पहले तो बिजली की दरें तेज गति से बढ़ती जाती थी हर वर्ष। पिछले 6 वर्षों में आप देखिए बिजली की कीमतें नियंत्रण में है। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सेवाएं दी गई। 34 करोड़ जनधन के खाते खुले, अधिकांश महिलाओं के, जिससे आज कोई घर ऐसा नहीं है देश में जिसके खुद का खाता नहीं हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन को घर घर तक पहुंचाया। 2 लाख से अधिक पंचायत तक आज डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंच गई है। अगले 1000 दिनों में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि 1000 दिनों में हर गांव तक डिजिटल टेक्नोलॉजी पहुंच जाएगी, हर गांव तक इंटरनेट की सुविधा हो जाएगी। इस छोटे ही समय में, 4 वर्ष के समय में 11 करोड़ से अधिक इज्जत घर बने, जिन्होंने इस देश में हर घर को एक शौचालय दिया, हमारी मां बहन बहुओं को एक डिग्निटी दी, इज्जत दी, उनका सम्मान किया। किसानों के जीवन में जिस प्रकार से उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए अलग अलग कदम उठाए गए, फिर चाहे वो सॉइल हेल्थ कार्ड देना हो, 15 करोड़ से अधिक किसानों को अपनी सॉइल की, अपने जो मट्टी है उसकी एक प्रकार से रिपोर्ट कार्ड मिलना, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिलना, किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए मानधन के रूप में सम्मान के साथ छोटी मोटी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए हर वर्ष 6000 रुपए देना, चाहे वो किसानों की फसल बीमा योजना हो या लाखों करोड़ रुपए सस्ते दरों में किसानों को क्रॉप लोन देने की बात हो, बड़े रूप में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर देश भर में दाल, चावल, गेहूं, अलग अलग पदार्थों को खरीदना, और चाहे वो नए नए पदार्थों को एमएसपी में शामिल करके स्वामीनाथन कमेटी द्वारा बताए हुए रास्ते पे उनकी लागत से 50% बढ़ा के एमएसपी फिक्स करने का काम हो। हर एक काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के किसानों को
और ज्यादा तेज गति से विकास के साथ जोड़ना, उनके आय को बढ़ाना, उनके उत्पादन को बढ़ाने के हिसाब से किया है। अभी अभी पारित जो नए कानून है वो किसानों के जीवन में एक नया सवेरा लाने के हिसाब से पारित किए गए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ राजनीतिक दल, खासतौर पे पंजाब में, उसका गलत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह भी है कि पूरे झूठ के आधार पर एक अवैध आंदोलन आज पंजाब में चलाया जा रहा है, जिसमें सच्चाई को किसानों तक पहुंचाने में वहां की राज्य सरकार और वहां के राजनीतिक दल लोगों को, किसानों को भ्रमित करने में लगे। एक झूठा प्रचार ऐसा बनाया जा रहा है जैसे एमएसपी खत्म करी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई भाषणों में, केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया है, पार्लियामेंट के अंदर आश्वस्त किया कि एमएसपी पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उल्टे रबी क्रॉप का एमएसपी तो केंद्र सरकार ने घोषित भी कर दिया है, बढ़ा के घोषित किया है, और कल 26 सितंबर से इस वर्ष की रबी क्रॉप को खरीदने का काम भी शुरू कर दिया है। पंजाब में भी काम शुरू हो गया, हरियाणा में भी काम शुरू हो गया। मैं समझता हूं जब रिपोर्ट देखते हैं और जब किसानों के पास ये जानकारी पहुंचे, तब उनको ध्यान में आएगा कि गत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कैसे एमएसपी के दामों में वृद्धि की, कैसे नए नए उत्पादनों को एमएसपी के दायरे में लाया, कैसे एमएसपी के माध्यम से जो खरीदारी होती है उसको बढ़ाया, उसका विस्तार किया, और कैसे किसानों को अपने उत्पादन की सही मूल्य मिले उसकी चिंता की। मैं आपके समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आपको जान के आश्चर्य होगा और मैं चाहूंगा कि ये बात आप पंजाब के किसानों तक पहुंचाएं कि हर वस्तु पर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में कैसे तेजी से बढ़ाई गई। गेहूं 2013-14 में मात्र 1400 रुपए की एमएसपी पे खरीदी जाती, इस वर्ष उसकी एमएसपी 1975 रुपए की गई, यानी लगभग 575 रुपए बढ़ाए गए। धान जो 1310 रुपए था आज 1868 रुपए, 558 रुपए धान में एमएसपी में वृद्धि की गई। मसूद जो 2950 रुपए था आज 5100 रुपए, यानी 70% से भी अधिक उसकी एमएसपी बढ़ाई गई है। उड़द जो 4300 रुपए थी उसको 6000 रुपए कर दिया गया, 1700 रुपए उड़द की एमएसपी को बढ़ाया गया। मूंग दाल जो मात्र 4500 रुपए थी आज 7196 रुपए हो गई है, 7196। 60% वृद्धि हुई है मूंग की एमएसपी में। अरहर जो 4300 रुपए थी आज 6000 रुपए कर दी गई। सरसों जो 3050 रुपए थी आज से 6 साल पहले, अब उसको 4650 रुपए कर दिया गया, यानी 52%। और चना 3100 रुपए से बढ़ाकर 5100 रुपए, यानी 65% वृद्धि की गई है। इस प्रकार से हर एक प्रोडक्ट में बड़े रूप में एमएसपी को भी बढ़ाया गया, लेकिन साथ ही साथ
उसकी जो खरीदारी है उसको भी बड़े रूप में बढ़ाया गया। गेहूं 250 लाख टन एमएसपी के तहत खरीदा गया था, जो मोदी जी के कार्यकाल में 340 लाख टन बढ़ाया गया। धान की खरीदी जो 355 लाख टन थी उसको लगभग 2 गुना करके 762 लाख टन किया गया, 762 लाख टन। और हर चीज में बड़े पैमाने पे एमएसपी में जो प्रोक्योरमेंट होता है उसको माननीय मोदी जी के सरकार में बढ़ाया गया है। जो सरकार इतने बड़े रूप में एमएसपी के तहत किसानों की उपज को खरीदती है, क्या वो कभी एमएसपी को खत्म करने के सोच भी सकती है? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों को भ्रमित करने के लिए कुछ राजनेता पंजाब के रेल रोको, रास्ता रोको, किसानों को गलत सूचनाएं देके, गलत कानून की प्रचार करके असलियत से और उसके लाभ से वंचित रखना चाहते। जब इस पूरे 5 साल के कार्यकाल को देखें तो कांग्रेस, जिसकी सरकार आपके पंजाब में चल रही है, उस सरकार के समय जो कुल एमएसपी पे खर्च हुआ था, उस खर्च को जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की तुलना करें तो कांग्रेस की सरकार में जो एमएसपी में खर्च हुआ था, जो लागत पे सामान खरीदा गया था, उससे लगभग दुगना खर्च मोदी जी की सरकार आने के बाद एमएसपी पे किया गया। एमएसपी पे किसानों की उपज को खरीदा गया है। कहा 3,76,000 करोड़ रुपए कांग्रेस सरकार के समय कुल देश में एमएसपी में लगाए गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में 7 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पे खर्च किए गए, एमएसपी पे किसानों से सामान खरीदने में खर्च किए गए। और आपको जान के आश्चर्य होगा, धान खरीदने के जो केंद्र हैं वो बढ़कर, जो कांग्रेस के समय 36,000 हुआ करते थे, आज वो 64,000 हो गए, 64,000, लगभग 2 गुना। ये है प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड। और इस कानून के तहत जो बदलाव किसानों के जीवन में लाने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से हमारे किसान भाई बहनों को एक जकड़, एक जंजीरों से मुक्त करने की कोशिश की गई। क्या थी वो जंजीर? कि वो चाहे ना चाहे उनको सिर्फ एपीएमसी मार्केट में ही अपना सामान बेचना पड़ता है। अब क्या परिस्थिति बनाई गई है? किसान मुक्त है। अगर वो एपीएमसी मंडी में बेचना चाहे अवश्य बेचे, कोई रोक नहीं है। परंतु अगर वो और अच्छे दाम पे कोई और उससे खरीदता हो तो उसको भी बेच सकता है। ये स्वाधीनता, स्वावलंबन बनाया है किसान को इस नए परिवर्तन ने, इस नए कानून में। साथ ही साथ पहले भी किसानों की उत्पादन को लोग खरीदा करते थे, लोग कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे कि अच्छा हम इतने दाम में खरीदेंगे आपके सामान को, उसके लिए थोड़ा एडवांस दे देते थे, थोड़ा मदद कर देते थे। लेकिन आगे चल के कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। आगे चल के अगर दाम गिर जाते थे तो किसान के पास कुछ प्रमाण नहीं था, उसे कम दाम पे अपना सामान बेच देना पड़ता था। अब हमने लिखा पढ़ी को कानूनी स्तर दे दिया। अगर किसान का प्रोडक्शन कोई खरीदता है तो उसे लिखा पढ़ी करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि मैं ये टर्म्स पे किसान की चीज खरीदूंगा, इतना पैसा दूंगा।
और प्रावधान यहां तक किया है कि अगर दाम बढ़ जाए तो किसान बढ़े हुए दाम पे फिर भी बेच सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद अगर बाहर मार्केट में ज्यादा दाम मिले किसान बाहर बेच सकता है, और अगर दाम मार्केट में कम हो जाए तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट के दाम पे खरीदना पड़ेगा। यानी दोनों तरीके से किसान को सुरक्षित रखा है। दाम बढ़े तो किसान को स्वाधीनता है कि वो ज्यादा दाम पे बेच, दाम घटे तो जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसको किसान को मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट का दाम देना ही पड़ेगा। इस प्रकार से किसान को सुरक्षित बनाया है, किसान को एक प्रकार से मुक्त किया है बंधनों से, मुक्त किया है मंडी टैक्स से, मुक्त किया है अगर कोई जगह पे उसको ज्यादा कीमत मिलती हो तो वो जाके वहां बेच सकता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में सुबह इसके कुछ अच्छे उदाहरण भी दिए, कैसे कुछ किसानों ने जब अपनी फल सब्जियां बेचने की कोशिश की तो माल जब्त कर लिया गया, उनके ऊपर टैक्स थोप दिया गया, पर्ची काट दी गई। ये सब पहले होता था। अब किसान को मुक्त कर दिया गया इन बंधनों से। अगर उनके खेत में वो बेच सके और अच्छा दाम मिल सके तो उनको ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी मुक्त हो जाएगा, बच जाएगा। अगर उनको सही दाम मिले तो दूसरी जगह जाके बेच सकते हैं। एक प्रकार से भारत में ये किसानों का आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जैसे जैसे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, जैसे जैसे किसान समझेंगे इसके कितने सारे लाभ हैं, कैसे उनका भविष्य सुरक्षित किया जा रहा है, मैं समझता हूं हमारे पंजाब के किसान बहनों को मैं आह्वान करता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो चर्चा करें, बातचीत करें, पढ़ के समझे, हमसे बातचीत करके अपने प्रश्न उठाएं, जो उनको दुविधाएं हैं, जो उनको कुछ संदेह है, हमसे बातचीत करें। हम मंत्री सोम प्रकाश जी वहां पे हैं, आप सब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, आप लोग चर्चा करिए, हमारे साथ वेबिनार करिए, वेबकास्ट करवाइए, वीसी पे चर्चा करवाइए। मुझे विश्वास है क्लॉज बाय क्लॉज इन कानूनों के बारे में हम सब चर्चा करने के लिए तैयार है, और हमारा अटूट संकल्प है कि पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, देश के हर कोने कोने के किसानों का जीवन सुधरे, उनको आजादी मिले, उनका उत्पादन बढ़े, उनको सही दाम मिले, उनका भविष्य सुधरे, भविष्य और उज्जवल हो। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो हमें मार्ग दिखाया था, जो अंत्योदय की कल्पना उन्होंने देश के समक्ष रखी, जो गरीब से गरीब व्यक्ति की चिंता करने के लिए हम सबको प्रेरित किया, जो मनुष्य के जीवन में हैप्पीनेस, हर प्रकार की खुशी लाने के लिए हम सबको एकात्म मानववाद की विचारधारा दी, इसको लागू करने के लिए जो सरकार दिन और रात संकल्पित है, वो सरकार पे विश्वास रखते हुए मैं समझता हूं हम सब आगे बढ़े, हम सब अपने भाई बहनों को पंडित दीनदयाल जी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के कामों के बारे में अवगत कराएं, उनको बताएं कैसे ये कानून उनके जीवन में वास्तव में खुशहाली लाएगा, हरियाली लाएगा, एक उज्जवल भविष्य लाएगा। भारतीय संस्कृति की मूलभूत जो विशेषताएं हैं वो हमारे सब किसान भाई बहन
हमारे सब गरीब भाई बहनों के जीवन में बड़े रूप में देखने को मिले और उनका जीवन सुधरे, इस काम के लिए हम सब दिनों रात सेवा करेंगे। इस प्रतिबद्धता के साथ, इस संकल्प के साथ हम सब मैं समझता हूं ये भ्रमित करने वाले राजनेताओं का पर्दाफाश करते हुए किसानों को, मजदूर कामगार भाई बहनों को और देश के नौजवानों को, गरीबों को, दलितों को, इन सब के बीच में जाके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम के बारे में वास्तविकताओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें, ऐसा मेरा हमारे सभी कार्यकर्ताओं से प्रार्थना है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी का। बहुत ही सरल शब्दां च पंडित जी की जीवनी, उनका विचार, उनका दर्शन और उस विचार और दर्शन को मोदी सरकार किवें क्रियान्वित कर रही है, बहुत सरल शब्दां च पीयूष जी ने साडे सामने विषय रखा है। और विशेष रूप नाल जिस सरलता नाल उन्होंने 3 खेती कानूनों के बारे सानू समझाया है और जिस प्रकार मोदी जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एमएसपी के बारे, सरकारी खरीद के बारे आंकड़ियां के नाल साडे सामने रखा है, मुझे लगता है पंजाब के सब कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छी स्पष्टता हो हुई है। और हजारों जो पंजाबी भाई बहन किसान वीर भी देख रहे हैं इस प्रोग्राम को फेसबुक के माध्यम नाल, उन्होंने भी बहुत सारे भ्रम दूर हुए होंगे और मीडिया के माध्यम नाल भी कल जो अखबार जाएगा, बाकी जगह जाएगा, सोशल मीडिया के माध्यम नाल भी मैं समझदा कि बहुत अच्छे तरीके नाल उन्होंने बहुत सरलता में गल रखी है। बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी का। हुण मैं निवेदन करांगा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष श्रीमान अश्विनी शर्मा जी नूं जो अज दे कार्यक्रम टिप्पणी भी रखते हैं और आदरणीय पीयूष जी का धन्यवाद ज्ञापन करन श्रीमान अश्विनी शर्मा जी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश द्वारा आयोजित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म जयंती पर आज जिनका हमें संबोधन सुनने को मिला, ऐसे मोदी सरकार में मुख्य भूमिका के अंदर रेलवे मिनिस्टर के